मैं पुनीत श्रीवास्तव अंजनी हिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोत के संदर्भ में बहुत सारे तथ्यों का अध्ययन किया और उनसे परिचित हुए। उनमें हम लोगों ने देखा साहित्यिक साक्ष्य देखा, अभी साहित्यिक साक्ष्य में ही चल रहे हैं। साहित्यिक साक्ष्यों में खासकर जो हम लोगों के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं, जिनको धार्मिक ग्रंथ की श्रेणियों में रखा जाता है, उनसे भी हम लोगों को प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है कि उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था की क्या थी, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, कैसे समाज को वो किया जाता था, संचालित किया जाता था, समाज का संचालन किस माध्यम से होता था, शासक वर्ग था या वो गणतंत्र था, गणों के माध्यम से शासन का संचालन किया जाता था। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा। अब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आर्य भारत में आते हैं और भारत के भौगोलिक विस्तार के विषय में आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। आर्य आते हैं और इन सब क्षेत्रों में कहाँ तक वो अपने आप को फैलाते हैं या कहाँ तक वो स्थापित होते हैं, यहाँ तक हम लोग आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। फिर मनु स्मृति के विषय में अध्ययन करेंगे कि मनु स्मृति में भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है और उन क्षेत्रों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत। आज का जो हम लोग का विषय है वो ये है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। आज हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसमें खासकर जब आर्य भारत से बाहर में आते हैं वो किस क्षेत्र में बसते हैं और उन क्षेत्रों को क्या नाम देते हैं और वहाँ अपनी कौन कौन सी गतिविधियों को वो संपादित करते हैं या कौन कौन से कार्य वो वहाँ पर करते हैं, इसके विषय में हम लोग आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि सर्वप्रथम जो आर्य आए वो भारत में आए और इसका नाम, जब आर्य भारत आए तो इसका नाम सप्त सिंधु पड़ा। जब आर्य भारत से आते हैं तो भारत का नाम क्या पड़ता है? आर्य, जब आर्य भारत में आते हैं, जब आर्य भारत में आते हैं तो इसका नाम क्या पड़ता है? इसका नाम सप्त सिंधु पड़ता है। क्या नाम पड़ता है? सप्त सिंधु पड़ता है। सप्त सिंधु। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जब आर्य भारत में आते हैं, आर्य, विद्वानों ने आर्यों को बाहर का माना है, जिसमें दो पक्ष हैं। एक आर्य को विदेशी मानता है और एक आर्य को यहीं का मूल निवासी मानता है। तो जब जो आर्य को बाहरी मानते हैं या बाहर से आया हुआ मानते हैं, तो उन्होंने ये सब कॉन्सेप्ट दिया कि जब आर्य भारत में आए तो भारत का क्या नामकरण हुआ? सप्त सिंधु नाम हुआ। जब आर्य भारत में आए तो भारत का नाम क्या था? सप्त सिंधु था। जब बाहर से आर्य भारत में आए तो भारत का नामकरण उन्होंने क्या किया? सप्त सिंधु किया। तो जब आर्य भारत से आए, जब आर्य भारत आए या भारत में आए तो इसका नाम सप्त सिंधु पड़ा। अब सप्त सिंधु में क्या है? तो ये जो सप्त सिंधु है, ये सप्त, तो ये जो 7 नदियों हैं, 7 नदियों से सिंचित प्रदेश को हम लोग क्या करते हैं? सप्त सिंधु कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्त सिंधु। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जब आर्य भारत में आते हैं, क्या आते हैं? आर्य भारत में आते हैं तो भारत का नाम क्या रखते हैं या क्या पड़ता है? सप्त सिंधु पड़ता है। और ये सप्त सिंधु में ये जो सप्त है, ये 7 नदियों का सिंचित क्षेत्र है। ये जो सप्त सिंधु है क्या है? 7 नदियों का सिंचित क्षेत्र है। तो इसमें जो 7 नदी हैं वो पहला है सतलज नदी।
सतलज नदी, दूसरा है सरस्वती नदी। सतलज नदी, सरस्वती नदी, सतलज नदी, सरस्वती नदी, आस्किनी, आस्किनी, चौथा चिनाब, चिनाब। सतलज नदी, सरस्वती नदी, आस्किनी नदी, बिपाशा नदी, शतुद्री नदी, बिपाशा नदी, बिपाशा, बिपाशा नदी, छठा शतुद्री नदी, सातवां सिंधु नदी, सिंधु नदी। ये जो 7 नदियों का क्षेत्र है इसे ही सप्त सिंधु क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला शतुद्री है, सरस्वती नदी है, शतुद्री नदी है, बिपाशा नदी है, परशुराणी नदी है, आस्किनी नदी है, वितस्ता नदी है, वितस्ता नदी है और सिंधु नदी है। वितस्ता नदी और कौन कौन सी है? सरस्वती है, शतुद्री है, विपाशा है, परशुराणी है, परशुराणी है, आस्किनी है और सिंधु नदी है। तो परशुराणी नदी है, ये परशुराणी नदी है, परशुराणी नदी है, परशुराणी नदी है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा, जब आर्य आते हैं भारत में तो भारत का नाम क्या पड़ता है? सप्त सिंधु पड़ता है। और सप्त सिंधु किसे कहते हैं? 7 नदियों से सिंचित भूमि को हम सप्त सिंधु क्षेत्र या सप्त सिंधु कहते हैं, जिसमें सतलज है, सरस्वती है, आस्किनी है, परशुराणी है, बिपाशा है, शतुद्री है और सिंधु नदी है। ये 7 नदियां हैं जो सप्त सिंधु क्षेत्र का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सप्त सिंधु क्षेत्र किसे कहते हैं। अब सप्त सिंधु क्षेत्र में कौन से क्षेत्र आते हैं? ये तो हम लोगों ने देखा कि ये सप्त सिंधु क्षेत्र में ये 7 नदियों का सिंचित क्षेत्र है, 7 नदियों का सिंचित क्षेत्र है। अब इस सप्त सिंधु क्षेत्र में पंजाब, सिंध एवं अफगानिस्तान के क्षेत्र सम्मिलित है। ये जो सप्त सिंधु क्षेत्र है इसमें पंजाब, सिंध एवं अफगानिस्तान के क्षेत्र सम्मिलित है। एवं अफगानिस्तान के क्षेत्र क्या थे? सम्मिलित थे, क्षेत्र सम्मिलित थे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जब आर्य आए भारत में तो भारत का नाम क्या पड़ा? सप्त सिंधु पड़ा। सप्त सिंधु क्या है? 7 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र, मतलब उस क्षेत्र का नाम सप्त सिंधु है जिसमें 7 नदियां इसको सिंचित करती है। 7 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो सप्त सिंधु क्षेत्र है। और सप्त सिंधु क्षेत्र किसे कहते थे? उस क्षेत्र का नाम है पंजाब, सिंध एवं अफगानिस्तान। ये जो एरिया था इसको हम सप्त सिंधु क्षेत्र कहते थे। तो इस प्रकार हम लोगों ने सप्त सिंधु क्षेत्र को देखा। अब देखते हैं जो आर्यों का पहला निवास स्थान बना वह सप्त सिंधु बना। ये जो आर्यों का पहला निवास स्थान बनता है, आर्यों का पहला निवास स्थान वो सप्त सिंधु क्षेत्र बनता है। तो आर्यों का पहला निवास स्थान सप्त सिंधु क्षेत्र बना। आर्यों का पहला निवास स्थान। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो आर्य आए वो सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सिंधु क्षेत्र में पड़े। तो यही यहाँ बता जाए, आर्यों का पहला निवास स्थान कौन था? सप्त सिंधु क्षेत्र था। और अगली जो विशेषता है, ऋग्वेद के वंश मंडल की रचना भी यही हुई थी। ऋग्वेद के
वंशमंडल की रचना, वंशमंडल की रचना, वंशमंडल की रचना यही हुई। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आर्य सबसे पहले सप्त सिंधु क्षेत्र में बस रहे हैं और यहीं पर ही ऋग्वेद के, किस वेद के, ऋग्वेद के वंशमंडल की रचना सप्त सिंधु क्षेत्र में हो रही है। तो हम लोगों ने दो विशेषता देखा कि यही ये सप्त सिंधु आर्यों का पहला निवास स्थान बनता है और यहीं पर ऋग्वेद के वंशमंडल की रचना होती है। अब आते हैं हम सर्वप्रथम भारत को भौगोलिक आधार पर किसने 5 भागों में बांटा है? वह कौन सा ग्रंथ है जो सर्वप्रथम भारत को 5 भागों में भौगोलिक आधार पर बांटता है? उसके विषय में हम पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में, सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में, ब्राह्मण ये ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, भारत को 5 भागों में बांटता है। भारत को 5 भागों में बांटता है। ये जो ऐतरेय ब्राह्मण है ऋग्वेद का, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, कौशिकी और ऐतरेय। तो सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में, किसमें? सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण ये ग्रंथ है। इसमें भारत को 5 भागों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? भारत को 5 भागों में बांटा गया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, उसमें सर्वप्रथम, सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है? सर्वप्रथम। सर्वप्रथम जो भारत को भौगोलिक स्थिति में 5 भागों में बांटा गया है उसका उल्लेख सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। तो अब हम आते हैं इन 5 भागों पे। तो पहला भाग है मध्य देश, पहला भाग है मध्य देश, मध्य देश, पहला क्या है? मध्य देश। दूसरा क्या है? पहला है मध्य देश, पहला है मध्य देश। दूसरा है उत्तरापथ, दूसरा है उत्तरापथ। तीसरा है प्रातीच्य प्रांत, प्रातीच्य या अपरांत। चौथा है प्राच्य, चौथा है प्राच्य। मध्य देश, उत्तरापथ, प्रातीच्य या प्रांत, प्राच्य, और 5वां है दक्षिणापथ। 5वां कौन सा है? दक्षिणापथ, दक्षिणापथ। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम भारत को 5 भागों में क्या किया गया? बांटा गया है। किसमें? पहला है मध्य देश, दूसरा है उत्तरापथ, तीसरा है प्रातीच्य या प्रांत, चौथा है प्राच्य और 5वां है दक्षिणापथ। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये जो ऐतरेय ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण में भौगोलिक आधार पर भारत को 5 भागों में सर्वप्रथम बांटा गया। कब बांटा गया? सर्वप्रथम। किसमें? मध्य देश में, उत्तरापथ में, प्रातीच्य या प्रांत में, प्राच्य में और दक्षिणापथ में। अब इन 5 को हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस क्षेत्र को मध्य देश कहते हैं, किस क्षेत्र को उत्तरापथ कहते हैं, किस क्षेत्र को प्रातीच्य या प्रातीच्य या प्रांत कहते हैं, किस क्षेत्र को प्राच्य कहते हैं और किस क्षेत्र को दक्षिणापथ कहते हैं। तो अब हम लोग इसका अध्ययन करेंगे क्रम से। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकी और ऐतरेय, तो उसमें ऐतरेय जो ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम सबसे पहले क्या दिया गया? भारत को 5 भौगोलिक आधारों में बांटा गया है, भारतीय उपमहाद्वीप को। तो जो मध्य देश है, मध्य देश यमुना से ब्रह्मपुत्र तक के मैदानी क्षेत्र को कहा जाता था। जो मध्य देश है, मध्य देश, ये जो मध्य देश है ये ब्रह्मपुत्र से यमुना के मैदानी क्षेत्र को कहते थे। ब्रह्मपुत्र से
यमुना के मैदानी क्षेत्र को, यमुना के मैदानी क्षेत्र को। ये जो मध्य देश है, मध्य देश में वो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो मध्य देश में ब्रह्मपुत्र और यमुना तक के, कहाँ के? ब्रह्मपुत्र और यमुना तक के मैदानी क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। तो मध्य देश किसे कहते हैं? मध्य देश ब्रह्मपुत्र से यमुना के मैदानी क्षेत्र को क्या कहते हैं? ब्रह्म क्षेत्र कहते हैं। अब आते हैं उत्तरापथ पे। ये उत्तरापथ किसे कहते हैं? उत्तर पश्चिम भारत को उत्तरापथ कहते थे। उत्तर पश्चिम भारत को उत्तरापथ में क्या है? कौन सा क्षेत्र है? उत्तरापथ में उत्तर पश्चिम भारत को, उत्तर पश्चिम भारत को, उत्तर पश्चिम भारत को उत्तरापथ कहते थे। ये जो उत्तरापथ है, उत्तरापथ किसको कहते हैं? उत्तर पश्चिम भारत को। जो उत्तरी भारत है और पश्चिमी भारत है, इसी को प्राचीन समय में उत्तरापथ कहा जाता था। किसको? उत्तर और पश्चिम को। उत्तर और पश्चिम को क्या कहा जाता था? उत्तरापथ कहा जाता था। किसके अनुसार? ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार। अब आते हैं प्राचीया प्रांत, जो तीसरा भाग है, प्राचीया अपरांत। पश्चिमी भारत को प्राचीया प्रांत कहते थे। पश्चिमी भारत को प्राचीया प्रांत कहते थे। जो पश्चिमी भारत है, पश्चिमी भारत को प्राचीया अपरांत कहते थे। किसको? पश्चिमी भारत को प्राचीया अपरांत कहते थे। और पूर्वी भारत को प्राच्य कहा जाता था। जो चौथा बंटवारा है, प्राच्य, ये पूर्वी भारत को कहा जाता था। पूर्वी भारत को, जो पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत को क्या कहा जाता था? प्राच्य कहा जाता था। तो इस प्रकार हम लोगों ने मध्य देश को देखा। मध्य देश किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र यमुना के मैदानी क्षेत्र को मध्य देश कहते हैं। उत्तरापथ किसे कहते हैं? उत्तर और पश्चिम भारत को हम लोग उत्तरापथ कहते थे, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार। और जो पश्चिमी भारत है, पश्चिमी भारत को प्राचीया प्रांत कहा जाता था। किसके अनुसार? ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार। और पूर्वी भारत को प्राच्य कहा जाता था। पूर्वी भारत को क्या कहा जाता था? प्राच्य कहा जाता था। और जो नर्मदा के दक्षिण में स्थित भूभाग है, उसको दक्षिण भारत कहा जाता था। नर्मदा के बाद, नर्मदा नदी के बाद जो दक्षिण भारत था, उसको दक्षिणापथ कहा जाता था। नर्मदा नदी के बाद, किसके बाद? नर्मदा नदी के बाद दक्षिणी भाग को दक्षिणापथ कहा जाता था। तो दक्षिणापथ, नर्मदा नदी के दक्षिणी भाग को, दक्षिणी भाग को। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो दक्षिणापथ है, अंतिम वो भाग है ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, वो कहाँ तक था? वो नर्मदा नदी से जो दक्षिणी भाग था, वहां तक दक्षिणापथ कहलाता था। मतलब जो बीच में बिंद में नर्मदा नदी बहती है, वहां के निचले भाग को, वहां से क्या निचले भाग को क्या कहा जाता था? नर्मदा वो कहा जाता था, ये दक्षिणी भाग कहा जाता था। नर्मदा से दक्षिण ही स्थित भाग को दक्षिणी भाग कहा जाता था। तो वही दक्षिणापथ कहलाया। नर्मदा से क्या? नर्मदा से दक्षिण में वो क्या था? दक्षिणापथ था। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो 5 भारतीय उपमहाद्वीप के भाग हैं, उसको हम लोगों ने जाना। अब आते हैं शतपथ ब्राह्मण पूर्वी भारत के आर्यीकरण का श्रेय गौतम रावगण ऋषि को देता है।
जो पूर्वी भारत में आर्यीकरण हुआ शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पूर्वी भारत का आर्यीकरण, पूर्वी भारत का आर्यीकरण गौतम राहुगण ऋषि ने किया था। किसने किया था? गौतम राहुगण ऋषि ने किया था। गौतम राहुगण ऋषि ने किया था। गौतम राहुगण ऋषि ने किया था। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो शतपथ ब्राह्मण है, कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। दक्षिणापथ तो हम लोगों ने देख लिया, नर्मदा नदी के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता था? दक्षिणापथ कहा जाता था। अब आते हैं जो शतपथ ब्राह्मण है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें क्या मिलता है? उसमें पूर्वी भारत के आर्यीकरण का श्रेय किसे दिया गया है? पूर्वी भारत का आर्यीकरण किसने किया? गौतम राहुगण ऋषि ने किया। किसने किया? गौतम राहुगण ऋषि ने किया। ये जानकारी कहाँ मिलती है? ये जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। तो शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी भारत के आर्यीकरण का श्रेय गौतम राहुगण को दिया गया है। अब आते हैं पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी के लेखक ने नर्मदा के दक्षिण या नर्मदा को क्या कहा है? पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो जो पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी पुस्तक है, इसमें नर्मदा नदी को और दक्षिण को क्या नाम दिया गया है उसके विषय में पढ़ते हैं। तो पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये किसी अज्ञात लेखक द्वारा लिखा गया पुस्तक है। पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा या अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी ने नर्मदा नदी को नामादोष नाम दिया। नर्मदा नदी को नामादोष नाम दिया। नामादोष नाम दिया। क्या नाम दिया? नामादोष नाम दिया। तो पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी के लेखक ने नर्मदा नदी को नामादोष नाम दिया और नामादोष के दक्षिण में स्थित भूभाग को दाखिनाबा देश कहा। नामादोष के जो दक्षिण में स्थित भाग है, नामादोष के दक्षिण में स्थित जो भाग है, दक्षिण में स्थित भाग को क्या नाम देता है? दक्षिण में स्थित भाग को दाखिनाबा देश नाम देता है। दाखिनाबा देश, दाखिनाबा देश नाम देता है। दाखिनाबा देश नाम देता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसमें नर्मदा नदी को नामादोष नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? नर्मदा नदी को नामादोष नाम दिया गया। नामादोष के दक्षिण में स्थित भूभाग को, नामादोष के दक्षिण में स्थित भूभाग को दाखिनाबा देश नाम दिया है। क्या नाम दिया है? दाखिनाबा देश नाम दिया है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी पुस्तक है जिसका लेखक अज्ञात है, उस पुस्तक में नर्मदा नदी को नामादोष कहा गया। किसको? नर्मदा नदी को नामादोष कहा गया और नामादोष के दक्षिण में स्थित भूभाग को दाखिनाबा देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाखिनाबा देश कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय अगस्त ऋषि को दिया जाता है। अगला पॉइंट है दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय। दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, आर्यीकरण
किसने किया? अगस्त ऋषि ने किया। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया। किसने किया? अगस्त ऋषि ने किया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो दक्षिण भारत का, पूर्वी भारत का आर्यीकरण गौतम रावगण ऋषि ने किया और दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया। ये बहुत पूछता है, दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया? तो अगस्त ऋषि ने किया। तो दक्षिण पूर्वी भारत का आर्यीकरण गौतम रावगण ने किया और दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया। तो इस प्रकार हम लोगों ने पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी को देखा, जिसमें नर्मदा को नामादोष कहा गया है। नर्मदा नदी को नामादोष कहा गया है और नामादोष के दक्षिण में स्थित भूभाग को दाखिनाबा देश कहा गया है। क्या कहा गया है? दाखिनाबा देश कहा गया है। और दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय अगस्त ऋषि को दिया जाता है। अब आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के इन 5 भागों को ह्वेनसांग ने क्या कहा। जो भी 5 भागों को हम लोगों ने पढ़ा उसको ह्वेनसांग ने क्या किया? ह्वेनसांग ने भारतीय महाद्वीप के इन 5 भागों को, ह्वेनसांग ने भारतीय उपमहाद्वीप के 5 भागों को, भारतीय उपमहाद्वीप के जो भी 5 बंटवारा हुआ है, ह्वेनसांग ने भारतीय उपमहाद्वीप के 5 भागों को क्या नाम दिया है? 5 भागों को क्या नाम दिया है? इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो ह्वेनसांग विद्वान है, इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के 5 भागों को पंच भारत या 5 इंडीज कहा है। पंच भारत या 5 इंडीज कहा है। पंच भारत या 5 इंडीज कहा है। 5 इंडीज का है। क्या कहा है? 5 इंडीज का है। तो जो ह्वेनसांग विद्वान है, हर्ष के समय भारत में आते हैं 7वीं शताब्दी में। ये भारतीय उपमहाद्वीप के जो इतरे ब्राह्मण में 5 भागों को बांटा गया तब, उसको इन्होंने क्या नाम दिया? तो उसको इन्होंने पंच भारत कहा है या 5 इंडीज नाम दिया है। उन्होंने क्या किया है? पंच भारत या 5 इंडीज नाम दिया है। तो ह्वेनसांग को हम लोगों ने देखा। अब आते हैं द्रविड़ देश पर। द्रविड़ देश किसे कहते हैं? तो द्रविड़ देश किसे कहते हैं? द्रविड़ देश कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के, किसके? कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित प्रदेश को द्रविड़ देश या तमिलहम कहा गया है। कृष्णा नदी एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित प्रदेश को क्या कहते हैं? द्रविड़ देश कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रविड़ देश कहते हैं। कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित प्रदेश को द्रविड़ देश या तमिलहम कहते हैं, या तमिलहम कहते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो द्रविड़ देश है, द्रविड़ देश कहाँ है? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित प्रदेश को या स्थित क्षेत्र को द्रविड़ देश या तमिलहम कहते हैं। जो कृष्णा नदी है नीचे में, मतलब नर्मदा नदी के और नीचे कृष्णा से तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित भाग को द्रविड़ देश या तमिलहम कहा जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने द्रविड़ देश को देखा।
पेरिप्लस में इसी क्षेत्र को दमीरिका या दमीलिकम कहा गया है। पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में द्रविड़ देश को पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में द्रविड़ देश को दमीरिका कहा गया है। तो पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में द्रविड़ देश को दमीरिका कहा गया है। पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में द्रविड़ देश को पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में द्रविड़ देश को दमीरिका या दमीलिकम कहा गया है। दमीरिका या दमीलिकम कहा गया है। दमीरिका या दमीलिकम कहा गया है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी है उसमें पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में द्रविड़ देश को पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में द्रविड़ देश को दमीरिका या दमीलिकम कहा गया है। क्या कहा गया है? दमीरिका या दमीलिकम कहा गया है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो द्रविड़ देश है कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित भूभाग को द्रविड़ देश कहा जाता है। उसी को पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में दमीरिका या दमीलिकम कहा गया है। पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में द्रविड़ देश को क्या कहा गया? दमीरिका या दमीलिकम कहा गया है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में द्रविड़ देश को दमीरिका या दमीलिकम कहा गया है। सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में किन जातियों का उल्लेख आता है उसको हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में निम्न जाति का उल्लेख हुआ है। निम्न छोटी नहीं, निम्नलिखित। सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में निम्नलिखित जातियों का उल्लेख हुआ है। निम्नलिखित जातियों का उल्लेख हुआ है। सर्वप्रथम सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण में निम्नलिखित जातियों का उल्लेख हुआ है, जिसमें क्या है? आंध्र है, पुंड्र है, सबर है, पुलिंद्र है। आंध्र है, दूसरा पुंड्र है, सबर है, आंध्र है, पुंड्र है, सबर है, और चौथा आंध्र है, पुंड्र है, सबर है और पुलिंद आदि जातियों का उल्लेख मिला है। आदि जातियों का क्या हुआ? उल्लेख मिला है। तो इस प्रकार ये जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, इसमें सर्वप्रथम इन जातियों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। और ये जो जातियां हैं ये क्षेत्र के रूप में क्या हुई? विकसित हो गई। जैसे आंध्र है, पुंड्र है, तो पुंड्र क्या हो गया? आंध्र दक्षिण भारत में कहलाने लगा, और ये जो पुंड्र है ये बंगाल के रूप
बंगाल में परिवर्तित हो गया एक प्रदेश के रूप में। बंगाल क्षेत्र को क्या कहा जाता था? पुंड्र कहा जाता था। तो इस प्रकार ये जो जातियां हैं ये बाद में क्या हुई, एक क्षेत्र के रूप में ये स्थापित हो गई। मैंने आंध्र कहा जाने लगा, पुंड्र किस मतलब ये जाति के रूप में इनका उल्लेख मिलता है, और बाद में क्या हुई, एक प्रादेशिक क्षेत्र के रूप में इस नाम पे इन क्षेत्रों को जाना जाने लगा। तो जैसे पुंड्र है, पुंड्र को बंगाल के रूप में जाना जाने लगा, आंध्र है, आंध्रा के नाम से जाना जाने लगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में इन जातियों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण में आंध्र का, पुंड्र का, सबर का, पुलिंद का उल्लेख मिलता है। ये क्या थी, जातियां थी, और कालांतर में या बाद में ये क्या हुई, क्षेत्र के रूप में स्थापित हो गई। तो इन्हीं को पुंड्र को क्या कहा गया, बंगाल के रूप में जाना जाने लगा। अब आते हैं मनुस्मृति में। मनुस्मृति में प्राचीन भारत की भौगोलिक स्थिति के विषय में बताया गया है। मनुस्मृति में प्राचीन भारत के भौगोलिक स्थिति को क्या किया है, बताया गया है। तो उसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। तो मनुस्मृति में भारत की 4 भौगोलिक अवस्थाओं को बताया गया है। प्राचीन भारत के मनुस्मृति के अनुसार, प्राचीन भारत को 4 भागों में बांटा है भौगोलिक आधार पर। प्राचीन भारत को 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। तो जो मनुस्मृति हम लोग का ग्रंथ है, उस ग्रंथ में क्या है, प्राचीन भारत को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। मनुस्मृति में पहला है ब्रह्मावर्त ब्रह्मर्षि देश, पहला है ब्रह्मावर्त, दूसरा है ब्रह्मर्षि देश, तीसरा है मध्य देश, और चौथा है क्या, आर्यावर्त। तो जो चौथा है वो है आर्यावर्त। तो इसमें मनुस्मृति में प्राचीन भारत को 4 भागों में बांटा है। सर्वप्रथम यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भारत के विस्तार को, माने भारत के भौगोलिक स्थिति को सबसे विस्तार से बताया गया है। वो कौन सा ग्रंथ है, वह है मनुस्मृति। मनुस्मृति में प्राचीन भारत को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ब्रह्मावर्त, दूसरा है ब्रह्मर्षि देश, तीसरा है मध्य देश, और चौथा है आर्यावर्त। तो इस प्रकार भौगोलिक स्थिति के आधार पे मनुस्मृति में भारत को 4 भागों में बांटा गया है। मनुस्मृति में ये जो ब्रह्मावर्त है, ब्रह्मावर्त किन नदियों के बीच का है, सरस्वती एवं दृश्यद्वती नदी का। ये जो है सरस्वती नदी एवं दृश्यद्वती नदी के बीच के क्षेत्र को, दृश्यद्वती नदी के बीच के क्षेत्र को, इसको एलटी से याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है। तो ये जो ब्रह्मावर्त है, ब्रह्मावर्त सरस्वती और दृश्यद्वती नदी के बीच में है, दृश्यद्वती नदी के बीच में। ये जो ब्रह्मावर्त है, ब्रह्मावर्त सरस्वती और दृश्यद्वती नदी के बीच में। किसके बीच में है, दृश्यद्वती नदी के बीच में है। जो दृश्यद्वती नदी है, इसके बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया। इसको हम एचडी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो ब्रह्मावर्त है, ब्रह्मावर्त एचडी क्षेत्र में, एचडी का मतलब होता है सरस्वती नदी और डी से दृश्यद्वती नदी। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो ब्रह्मावर्त है सरस्वती और दृश्यद्वती नदी के बीच में स्थित है। अब आते हैं ब्रह्मर्षि देश पे। तो जो ब्रह्मर्षि देश है, ब्रह्मर्षि देश गंगा और यमुना के दोआब को क्षेत्र को कहा जाता था। गंगा एवं यमुना के दोआब को, गंगा और
यमुना के दोआब क्षेत्र को, गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा ब्रह्मर्षि देश को। ब्रह्मर्षि देश किसे कहा गया है? गंगा और यमुना के दोआब के क्षेत्र को। और यही गंगा यमुना के बीच के प्रदेश अंतर्वेदी कहलाए। ये क्षेत्र क्या कहलाए? अंतर्वेदी कहलाए। अंतर्वेदी कहलाए। अंतर्वेदी कहलाए। यह जो गंगा यमुना का क्षेत्र है, गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र, यह क्या कहलाए? अंतर्वेदी कहलाए। अंतर्वेदी कहलाए। और जो विष्णु भगवान का जो 10वां अवतार अभी अवतरित होना है, जो कल्कि के रूप में होगा, वह इसी क्षेत्र में होगा। उनका कर्म क्षेत्र क्या होगा? अंतर्वेदी क्षेत्र होगा। तो जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को ही अंतर्वेदी कहा जाता था। और अंतर्वेदी क्षेत्र में क्या होगा? अंतर्वेदी क्षेत्र में विष्णु के कल्कि अवतार का यहीं पे कर्म क्षेत्र होगा। तो जो विष्णु के कल्कि अवतार हैं, उनका यहाँ पर क्या होगा? कर्म क्षेत्र होगा। वो अपने कार्यों को यहीं पे सब चीज करेंगे और यहीं अपना जो वो व्यवस्था है यहीं पे वो बनाएंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने अंतर्वेदी क्षेत्र को देखा। अब आते हैं वैदिक संस्कृति का केंद्र ब्रह्मर्षि देश था। जो वैदिक संस्कृति का केंद्र था वो क्या था? वैदिक संस्कृति का केंद्र भी था। वैदिक संस्कृति का केंद्र भी था। कौन? ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश में क्या? गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र जो था उसे ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। और ये वैदिक संस्कृति का केंद्र था। किसका केंद्र था? वैदिक संस्कृति का केंद्र था। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो ब्रह्मर्षि देश है, ब्रह्मर्षि देश वैदिक संस्कृति का केंद्र रहा। जो ब्रह्मावर्त है उससे बड़ा ब्रह्मर्षि देश था। ब्रह्मावर्त से बड़ा ब्रह्मर्षि देश था। क्या था? ब्रह्मावर्त से इसका क्षेत्र बड़ा था। ब्रह्मावर्त से इसका क्षेत्र क्या था? बड़ा था। ब्रह्मावर्त से इसका क्षेत्र बड़ा था। ये जो ब्रह्मर्षि देश है, ब्रह्मर्षि देश से देश का क्षेत्र ब्रह्मावर्त से क्या था? बड़ा था। माने ये सरस्वती दृश्य 2-3 नदी तक थे और ये गंगा यमुना ये तो क्षेत्र था ही, प्लस ये भी क्षेत्र था। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ब्रह्मर्षि देश का क्षेत्र ब्रह्मावर्त से ज्यादा था। तो वही यहाँ कहा गया है ब्रह्मावर्त से भी बड़ा था। मतलब ब्रह्मर्षि का जो क्षेत्र था वो ब्रह्मावर्त से बड़ा था। जिसमें कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे? इसमें कुरुक्षेत्र, पंचाल, मत्स्य और सूरसेन क्षेत्र सम्मिलित थे। कुरु, पंचाल, मत्स्य, इसमें कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे? इसमें जो क्षेत्र सम्मिलित थे ब्रह्मर्षि में वह थे कुरु, पंचाल, मत्स्य और सूरसेन। ये क्षेत्र क्या थे? सम्मिलित थे। जो ब्रह्मर्षि देश है, ब्रह्मर्षि देश में कुरु, पंचाल, मत्स्य और सूरसेन क्षेत्र क्या थे? सम्मिलित थे। तो ब्रह्मावर्त से बड़ा क्षेत्र ब्रह्मर्षि का था। ब्रह्मर्षि में कुरु, पंचाल, मत्स्य और सूरसेन क्या थे? सम्मिलित थे। इतने क्षेत्र इसमें सम्मिलित थे। अब ब्रह्मर्षि देश से भी बड़ी भौगोलिक इकाई मध्य देश थी। अब ब्रह्मर्षि से भी जो बड़ी भौगोलिक इकाई थी, मतलब ये था, इसके बाद इससे बड़ा ब्रह्मवर्त से बड़ा ब्रह्मर्षि देश था। ब्रह्मर्षि से बड़ा देश मध्य देश था। मध्य देश से बड़ा आर्यावर्त था। ये क्रम से यहाँ लिखा भी गया है। ब्रह्मावर्त से बड़ा ब्रह्मर्षि देश था। ब्रह्मर्षि से बड़ा मध्य देश था। मध्य देश से बड़ा आर्यावर्त था। तो इस चीज को हमने देखा। ये भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे मनुष्य स्मृति में बांटे गए हैं। अब आर्यावर्त के बाहर सतलज से उत्तर में काबुल तक, अब इसको अनार्य माना गया किस क्षेत्र को, अब उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो आर्यावर्त है,
आर्यावर्त की जो कल्पना मनुस्मृति में की गई है, उस आर्यावर्त के बाहर के क्षेत्र को अनार्य कहा गया है। क्या कहा गया है? अनार्य कहा गया है। और जो आर्यावर्त है वो क्या है? हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक और दोनों समुद्रों के बीच में स्थित भूभाग को आर्यावर्त कहा गया है, जो आर्यावर्त है। तो आर्यावर्त के बाहर उत्तर में, आर्यावर्त के बाहर सतलज से उत्तर में काबुल तक, आर्यावर्त के बाहर आर्यावर्त के बाहर सतलज से उत्तर में काबुल तक, सतलज से उत्तर में काबुल तक, कहाँ तक? काबुल तक। आर्यावर्त के बाहर सतलज से उत्तर में काबुल तक और दक्षिण में द्रविड़ तक के क्षेत्र को अनार या मलेच्छ देश कहा गया। एवं दक्षिण मतलब नर्मदा नदी के नीचे, दक्षिण में आर्यावर्त के बाहर सतलज से उत्तर में काबुल तक और दक्षिण में दक्षिणापथ तक के क्षेत्र को, दक्षिण में दक्षिणापथ तक के क्षेत्र को, दक्षिणापथ तक के क्षेत्र को अनार या मलेच्छ देश कहा गया है। क्षेत्र को अनार या मलेच्छ देश कहा गया है, मलेच्छ देश कहा गया है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो आर्यावर्त है, आर्यावर्त एक भौगोलिक कॉन्सेप्ट है या अवधारणा है। आर्यावर्त जो है वो मुख्यतः हिमालय के नीचे और नर्मदा नदी के ऊपर और दोनों समुद्र, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये दोनों के बीच का जो क्षेत्र है इसी को हम लोग आर्यावर्त कहते थे। आर्यावर्त में क्या कहा गया है? आर्यावर्त के बाहर सतलज से उत्तर में काबुल तक, कब? सतलज नदी से उत्तर में काबुल तक और दक्षिण में दक्षिणापथ तक के क्षेत्र को अनार या मलेच्छ देश कहा गया है। क्या कहा गया है? अनार या मलेच्छ देश कहा गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो आर्यावर्त से बाहर के क्षेत्र हैं, उसको क्या कहा गया है? अनार या मलेच्छ देश कहा गया है। तो इस प्रकार जो ये मनुस्मृति में जो भारत को 4 भौगोलिक आधारों पर बांटा गया था, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि, मध्य देश और उत्तर आर्यावर्त, ये भौगोलिक इकाइयां थी जिसमें कि ब्रह्मावर्त, फिर ब्रह्मर्षि देश, फिर आपका मध्य देश और फिर वो आर्यावर्त, ये 4 इकाइयों में मनुस्मृति ने बांटा था। और इसमें जो सबसे बड़ी इकाई थी वो आर्यावर्त थी। आर्यावर्त बहुत बड़ी इकाई थी मनुस्मृति के अनुसार। और उस आर्यावर्त में सतलज नदी से उत्तर में काबुल तक और दक्षिण में दक्षिणापथ तक के क्षेत्र को मलेच्छ या अनार्य कहा गया है। तो आज हम लोगों ने आर्य और मनुस्मृति और ऐतरेय ब्राह्मण को देखा, जिसमें भारत को भौगोलिक आधारों पर बांटा गया और किन किन क्षेत्रों को क्या क्या कहा गया है। आज की क्लास यहीं स्थगित की जाती है। पुनः कल की क्लास में प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस प्रकार मैं पुनीत कुमार श्रीवास्तव आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और कल की क्लास में पुनः प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।